हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। यूपी विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में जमकर शोर शराबा और हंगामा हुआ। इसके चलते विधानसभा अध्यक्ष को 2 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। सदन में जातीय जनगणना का मुद्दा उठा। एसपी विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह ने सरकार से पूछा कि क्या पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर यूपी में भी जातीय जनगणना होगी। सरकार का पक्ष रखते हुए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ये केंद्र सरकार के हाथ में है। उन्होंने कहा कि यूपी अब बहुत आगे निकल चुका है। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आगे कहा कि जिस प्रदेश में चारा खाया जाता रहा हो, हम उस प्रदेश की ओर नहीं जाना चाहते हैं। सरकार के जवाब से असंतुष्ट एसपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एसपी विधायक बेल तक पहुंचे। राज्यपाल के अभिभाषण पर एसपी अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अखिलेश यादव ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2017 से लेकर अब तक के बीजेपी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है। आपने जो वादा किया 2017 जबकि लखनऊ में बना है। गोरखपुर को आलू खरीद करनी चाहिए लेकिन नहीं की। अखिलेश ने कहा कि किसानों से वादा किया गया था 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना पर भी जोर दिया। अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना अगर बिहार में हो सकती है, अगर अध्यक्ष महोदय जाति जनगणना बिहार में हो सकती है, आंखों पर सियासत का असर देख रहे, किस ओर लगी आग किधर देख रहे। अखिलेश यादव ने आज सदन में शेर और शायरी के साथ अपने शुरुआत करी। मैं आपको ये बता दूं कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद प्रस्तुत किया। उसके बाद अखिलेश यादव जम करके गरजे। हालांकि आज उन्होंने काफ़ी बढ़िया और रोचक तरीके से बहस शुरू करी थी। देखिए, अखिलेश यादव जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा करते हुए कह रहे थे कि योगी जी एक अच्छे प्लेयर के रूप में नहीं उभर करके आए, यानी कि जब वो फुटबॉल का मैच अकेले नहीं देखा जाता, एक समूह के साथ देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आज चुटकी लेते हुए शुरुआत करी थी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर जम करके अखिलेश यादव बोले और उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है, उसके बाद जिस तरीके की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो चुकी है सरकार द्वारा। और डीजीपी के ऊपर भी अखिलेश यादव ने जम करके हमला बोला। उन्होंने बोला आखिरकार उत्तर प्रदेश को अब तक क्यों नहीं परमानेंट डीजीपी मिल पा रहा है, क्यों नहीं सरकार डीजीपी दे पा रही है। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो अखिलेश यादव, और सबसे बड़ी जो बात थी वो थी जातीय जनगणना के आधार पर। देखिए, सदन जब शुरू हुआ उससे पहले शिवपाल यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता सदन में उन्होंने जम करके हमला बोला, और साथ ही साथ उनके साथ जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो वेल में पहुंचे और उन्होंने वहां पर धरना दे करके बैठ गए। लेकिन जब अखिलेश यादव सदन पहुंचे और जब उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर बात कही और सरकार को जम करके घेरा, इससे साफ जाहिर होती योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा कर अखिलेश यादव की बातों को सुन रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डूबी हुई है, ध्वस्त है। अगर हम स्कूलों की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल नहीं दे पा रही है। शिक्षा मित्रों से जो वादे किए गए थे वो वादे कहाँ पूरे हुए, किसानों से जो वादे किए गए थे वो वादे क्यों नहीं पूरे हुए। तो कई सवाल अखिलेश यादव ने आज करे हैं। और जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने किया और कहा कि जातीय जनगणना का हम समर्थन करते हैं और हम यही चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं जातीय जनगणना को करना चाह रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव की इस पूरी की पूरी बातों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल क्या जवाब देते हैं। लेकिन आज की जो तीखी नोकझोंक अखिलेश यादव और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बीच हुई, वो देखकर वाकई में ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री मन मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसका जवाब शायद कल वो सदन में जरूर देंगे।
सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलमरा खान। अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना बिहार में हो सकती है और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। और माननीय सदस्य ये सवाल जो पूछ रहे हैं, आपका सवाल ठीक है आशीष जी, माननीय सदस्य का, कि आपकी सरकार में आपने क्यों नहीं किया। मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी और दक्षिण भारत के सब नेता, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जाति जनगणना हो उसमें। उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। पता नहीं क्यों उस सेंसस में नहीं किया गया। जब दोबारा सेंसस होने जा रहा है, इसलिए हमारी फिर मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अकेली सदस्य हैं और हमारे गठबंधन की सहयोगी भी हैं। जब हम आप अपनी यूनिवर्सिटियों को नहीं बेहतर कर पा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड पर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। हालांकि नैक के बारे में आपने बोला है कि 2 यूनिवर्सिटियों का अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन 84 यूनिवर्सिटियों में केवल 2 ही क्यों हुई और क्यों नहीं हुई, उनके लिए भी प्रयास होता। मैं तो नितिन से कहूंगा, जो यूएस गई थी टीम, उसको दोबारा यूएस भेजिए आप, और तब बताने देना जब तक वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमओयू न कर ले आए। नहीं, वो कुछ है उसमें काबिल, कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय बीजेपी का बहुत फंडामेंटल क्लियर था कि कोई भी सूट और टाई पहने बस उससे एमओयू करा लो। मैक्सिको गए थे लोग, ब्राजील गए थे, अर्जेंटीना गए थे, नीदरलैंड गए थे, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, यूके, अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान में गए थे आप लोग। जापान में डेलीगेशन अध्यक्ष महोदय गया होगा, वो क्यों तो नहीं गया होगा, आप थे उसमें बन। तो मुझे खुशी होगी अगर मैं बैठ जाऊं और आप क्यूटो के बारे में 1 मिनट बता दो, हमारा वाराणसी और क्यूटो क्या है। पूरे देश में अगर एक्सीडेंट की वजह से और खास जानवर की जानवरों की वजह से अगर कहीं अध्यक्ष महोदय जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश में जा रही, किसी और प्रदेश में नहीं जा रही है। और ये पोस्टर जो हमारे नेता लेकर के आए, कोई खराब पोस्टर लेकर के नहीं आए। हम सूची लंबी टेबल करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह में ये एजेंसी की क्रेडिबिलिटी क्या है मैं टेबल करूंगा, मैं ये भी टेबल करूंगा कि जिनकी जानवरों से जान गई है वो कितने लोग हैं, जो हमें अखबार के माध्यम से, हमारे विधायकों की जानकारी के माध्यम से जो कुछ हासिल होगा हम टेबल करेंगे। और मैं मांग करूंगा सरकार से कि जिनकी जान गई है, जिन परिवारों के सदस्यों की, उनकी 10-10 लाख से मदद ये सरकार करे। क्योंकि जिन देशों को आप घूम के आ रहे हो, जिनमें आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भटक करके आ रहे हो, किसी देश में सड़क पर सांड नहीं देखे होंगे, लेकिन कमाल का उत्तर प्रदेश है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाला स्टेट। सांड ही सांड दिखाई दे रहे हैं, राजधानी में सांड दिखाई दे रहे हैं। आपने जो वादा किया 2017 का, क्या है आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? आप चुनाव जीत जाओ, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी। आप चुनाव जीत सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? कहां है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? आपने कहां आलू खरीदा है बताओ आप?
कहां आलू खरीदा आपने? 1 किलो आलू खरीदा तो बताइए। क्योंकि हमको इंगित करके बात कही जा रही थी, जवाब देना जरूरी है हमारे। बोलिए, जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इस सदन की हमने नहीं, जो हमारा संकल्प पत्र है मान्यवर, पहले भी संकल्प पत्र के हमने 98% वादे पूरे किए, 98%, और ये इस बार में आया। और इस बार भी जितने वादे किए 130 वादे किए, उसमें से 110 वादों पर काम किया है माननीय। कल बाकायदा इस पर प्रेस किया गया था। जनता ने 5 साल तक हमारी सरकार को गुड गवर्नेंस के आधार पर 2 बार वोट दिया, गुड गवर्नेंस के आधार पर। यह है क्रेडिबिलिटी। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। हम उसी वजह से यहाँ पर बैठे, उसी कारण यहाँ पर बैठे, और यही क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा मान्य है। ये क्या था फिर? एक मिनट जाओ। ये इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है। 2000 नई बसें चलाएंगे, ये दूसरा बजट था। कितनी बसें चला रहे हैं आप?